हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनीमिया। एनीमिया मतलब कि खून की कमी होना। तो एनीमिया के केस में हम पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं और ये मेडिसिन्स कितने दिनों तक देनी होती हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्लड के अंदर होती है आरबीसी। आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल या सेल को हम कॉर्पस्कल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो इस आरबीसी के अंदर भरा होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम एचबी से डिनोट करते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही छुपा है, हीम मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। तो देखिए, हीमोग्लोबिन का मतलब होता है आयरन और प्रोटीन। तो हीम और ग्लोबिन मतलब कि आयरन और प्रोटीन से बनता है हीमोग्लोबिन। देखिए, ब्लड की आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो यहाँ पर एनीमिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। और देखिए, एनीमिया का कॉज फोलिक एसिड मतलब कि विटामिन बी 9 और कोबालेमिन मतलब कि विटामिन बी 12 की कमी के कारण भी होता है। आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन मतलब कि आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो एनीमिया होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल केस है और ये एनीमिया का केस है। तो एनीमिया के केस में आरबीसी की मात्रा देखिए कम हो जाती है, तो इसी को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आयरन टेबलेट है। इसमें दो कंपोनेंट हैं, पहला फेरस एस्कॉर्बेट और दूसरा फोलिक एसिड। यहाँ पर देखिए, फेरस मतलब Fe2 आयन मतलब आयरन 2+ स्टेट में है, और एस्कॉर्बेट मतलब के आयरन के साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड भी यहाँ पर मिला दिया गया है। यहाँ पर आयरन के साथ एस्कॉर्बिक एसिड क्यों मिलाया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, Fe3 पॉजिटिव आयन ये फेरिक आयन होता है। अब ये फेरिक आयन स्टमक की पीएच मतलब के एसिडिक पीएच में जैसे ही फेरिक आयन आता है तो ये फेरिक आयन Fe2 पॉजिटिव मतलब के फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टमक की एसिडिटी के कारण Fe3 आयन Fe2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फेरस आयन जो है ये ही एब्जॉर्बेबल होता है, मतलब कि इंटेस्टाइन से आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव मतलब कि फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। देखिए, विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसी वजह से यहाँ पर जो आयरन की टेबलेट है इसमें फेरस एस्कॉर्बेट है। देखिए, स्टमक की पीएच ऑलरेडी एसिडिक ही होती है, अगर हम और एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर डाल दें तो ये एसिडिटी इसकी मेंटेन होगी। तो और एसिडिक पीएच पर फेरिक आयन फेरस आयन में कन्वर्ट होगा। तो जैसे ही देखिए फेरस आयन बनेगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड या नींबू पानी के साथ आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन जैसे कि प्राजोल मेडिसिन जैसे कि पेंटाप्राजोल, तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में प्राजोल शब्द होता है उनको हम पीपीआई मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन कहते हैं। तो देखिए, ये प्राजोल मेडिसिन स्टमक की एसिडिटी को कम कर देते हैं। तो जैसे ही देखिए स्टमक की एसिडिटी कम होगी तो जैसे ही देखिए स्टमक की पीएच ये जो है एल्कलाइन की तरफ बढ़ेगी। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एसिडिक पीएच मेंटेन करना होता है। तो इसी वजह से आयरन टेबलेट के साथ कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। और इसके अलावा मिल्क के साथ आयरन टेबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिल्क आयरन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और जैसे ही यहाँ पर देखिए कोई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और इसका एब्सॉर्प्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो आयरन का एब्सॉर्प्शन मिल्क के साथ कम हो जाता है। तो इसी वजह से आयरन टेबलेट के साथ मिल्क को नहीं यूज़ करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे, और आयरन के साथ नींबू पानी या जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है
वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल के बारे में। तो मेन में ये 14 से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि महिलाओं में ये 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। जबकि न्यूबॉर्न मतलब कि पैदाइशी बच्चे में 14 से लेकर 24 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि इन्फेंट्स में नवजात शिशु में ये 9.5 से लेकर 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो देखिए आयरन की डिमांड कब कब बढ़ती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन मतलब कि गर्भवती महिलाओं में इसकी डिमांड बढ़ती है। लैक्टेटिंग मदर मतलब कि जो महिलाएं बच्चे को दूध पिला रही होती हैं उनमें इसकी डिमांड बढ़ती है। बच्चों में इसकी डिमांड बढ़ती है। और मीनोरेजिया के केस में इसकी डिमांड बढ़ती है। मीनोरेजिया मतलब कि मेंस के दौरान, रेजिया मतलब कि ब्लीडिंग। तो मेंस के दौरान ब्लीडिंग होना कहलाता है मीनोरेजिया। तो एमसी में ब्लीडिंग के दौरान इसकी डिमांड बढ़ती है। साथ ही साथ अल्सर के दौरान इसकी डिमांड बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। अगर देखिए आयरन डिफिशियंसी के कारण एनीमिया है तो इस केस में पेशेंट को 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से ये 3 से लेकर 6 महीने तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जबकि देखिए जनरल केस की प्रेग्नेंट महिलाओं में ये 30 से लेकर 60 मिलीग्राम डोज देनी होती है। जबकि हाई रिस्क के केस में, हाई रिस्क मतलब प्रेग्नेंट महिला भी खुद एनीमिया की शिकार है, तब इस केस में 60 से लेकर 120 मिलीग्राम डोज। तो आयरन टेबलेट सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर डिलीवरी के 2 से 3 महीने बाद तक दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयरन इंजेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आयरन का जो कॉम्बिनेशन है वो सुक्रोज के साथ है। तो बात कर लेते हैं आयरन की डोज के बारे में। तो इंजेक्शन फॉर्म में आयरन की डोज क्या होगी। तो इसकी डोज जो है देखिए जनरल केस में 100 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डोज के हिसाब से, मतलब कि 2 ml से लेकर 4 ml डोज पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब कि जनरल केस में एक सप्ताह में इसकी 2 डोज पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आयरन सिक्रोज को ओनली आईबी यूज़ करेंगे। तो आईबी में भी देखिए आईबी इन्फ्यूज़न में ये बेटर रहता है। अगर देखिए एनीमिया पेशेंट में हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी हो जाए तब भी उसके बाद 2 से लेकर 3 महीने तक आयरन टेबलेट देना चाहिए। हीमोग्लोबिन नॉर्मल होने के बाद इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए आयरन इंजेक्शन को अगर हमने आईएम देना होता है तो यहाँ पर जेड टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आयरन इंजेक्शन को डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल पर अगर हमने लगा दिया तो यहाँ से देखिए आयरन बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद यहाँ स्किन पर इसकी स्टेनिंग हो जाएगी। तो स्किन स्टेनिंग से बचने के लिए यहाँ पर जेड टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे किस पेशेंट को कितने मिलीग्राम आयरन इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है, आयरन इंजेक्शन इन मिलीग्राम इज इक्वल टू 4.4 इंटू बॉडी वेट ऑफ पेशेंट, मतलब कि पेशेंट का कितना वजन है किलोग्राम में, और हीमोग्लोबिन का डेफिसिट कितना है, मतलब हीमोग्लोबिन का अंतर कितना है। जैसे कि ये देखिए एक सीबीसी रिपोर्ट है, इसमें हीमोग्लोबिन 10.6 ग्राम पर डेसीलीटर है, जबकि नॉर्मल रेंज जो है वो 12 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन डेफिसिट कितना हुआ, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो मान लेते हैं 12 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो देखिए नॉर्मल रेंज में से जो पेशेंट का हीमोग्लोबिन है उसको माइनस करेंगे। तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 ग्राम पर डेसीलीटर। तो यहाँ पर जो यूनिट होनी चाहिए वो ग्राम पर डेसीलीटर में होनी चाहिए। तो इसका जो डेफिसिट है वो यहाँ पर आया 2 ग्राम पर डेसीलीटर। तो हमारा फॉर्मूला है आयरन इंजेक्शन की कितनी ज़रूरत है इन मिलीग्राम में, तो ये 4.4 इंटू बॉडी वेट ऑफ पेशेंट। मान लीजिए बॉडी वेट ऑफ पेशेंट जो है वो 60 किलोग्राम है, तो 4.4 इंटू 60 इंटू डेफिसिट कितना है, डेफिसिट है 2 ग्राम पर डेसीलीटर। तो यहाँ पर हमने 2 ग्राम पर डेसीलीटर पुट किया, तो टोटल ये आया 528 मिलीग्राम आयरन।
तो इस पेशेंट को टोटल 528 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत है। तो इतने आयरन को इस पेशेंट को मेंटेन कर कर देना है। अब ये नहीं है कि 528 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत है तो एक ही बार में ये 528 मिलीग्राम आयरन पेशेंट को दे दिया जाए। नहीं, इतनी डोज मेंटेन कर कर पेशेंट को देनी होती है। धीरे धीरे ये डोज 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह इस टाइप से ये मेंटेन कर कर देनी होती है। नेक्स्ट जान लेते हैं आयरन सिरप के बारे में। तो देखिए, कोई भी आयरन सिरप सिंगल आयरन फॉर्म में नहीं होती है। वो आयरन या मल्टीविटामिन या फोलिक एसिड के फॉर्म में होती है। तो आयरन या मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड ये सभी एनीमिया के केस में यूज़ होते हैं और ये सभी खून बनाने में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी आयरन सिरप हो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एडल्ट पेशेंट में इसकी 100 से लेकर 200 मिलीग्राम डोज पर डे देनी होती है। तो ये डोज देखिए 3 से लेकर 6 महीने तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जबकि देखिए 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में इसकी 10 से लेकर 20 मिलीग्राम डोज पर डे और ये भी देखिए 3 से लेकर 6 महीने तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डोज मिलीग्राम में बताई है, जबकि देखिए सिरप में ये एमएल के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर देखिए इसके 5 एमएल में जो फेरिक एमोनियम सिट्रेट है, तो यहाँ पर देखिए फेरिक मतलब के आयरन अमोनियम सिट्रेट के साथ जोड़कर दी गई है। यहाँ पर इसके 5 एमएल में 50 मिलीग्राम आयरन है। तो इसके देखिए 5 एमएल में 50 मिलीग्राम आयरन है। तो 5 एमएल में 50 मिलीग्राम आयरन है। तो इसके देखिए 10 एमएल में 100 मिलीग्राम आयरन होगा। तो इस टाइप से इसको मेंटेन कर कर पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं आयरन के एडवर्स इफेक्ट। तो आयरन के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब के साइड इफेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट मतलब के साइड इफेक्ट्स। तो आयरन लेने के साथ साथ देखिए गैस्ट्राइटिस मतलब के स्टमक में इन्फ्लामेशन, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और टीथ डिस्कलरेशन, टीथ में देखिए इस टाइप से डिस्कलरेशन हो सकता है। डायरिया, दस्त या पेचिस हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज हो सकता है। ब्लैक स्टूल, जो स्टूल है मतलब कि लेट्रिन है उसका कलर ब्लैक हो सकता है। तो आयरन टेबलेट, सिरप या इंजेक्शन लेने के बाद अगर स्टूल जो है मतलब कि लेट्रिन ब्लैक आ रही है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ये इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। ओके, थैंक यू।